हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं माइंड बॉडी और सोल की। इंडी मसाला पॉडकास्ट मोर लाइफ ईच डे। आज की टॉपिक माइंड रिलेटेड है। मैं ये सोच रहा था कि इंसान में बहुत सारी समानताएं हैं, साथ के साथ हम बहुत ही अलग भी हैं। समानताएं कहाँ शुरू होती हैं? आप दुनिया में किसी भी कोने में रहें, आप किसी भी जाति, धर्म, रिलीजन, कल्चर से आते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर हमेशा 36.1 डिग्री सी होता है अक्रॉस द ग्लोब। आप ठंडी में रहें, गर्मी में रहें, कहाँ भी रहें। आपकी हार्ट रेट जो है वो 60 से 110 के बीच में रहेगी। आपकी रेस्पिरेटरी रेट 12 से 20 के बीच में रहेगी। आपकी ब्लड प्रेशर 90 टू 120 बाई 60 टू 80, लाइक 120 80 हम जो बोलते हैं वही रहेगी, चाहे आप कहाँ भी हों, किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हों, किसी कास्ट के हों। ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 लेवल आपकी 95 टू 100 के बीच में रहेगी। ब्लड ग्रुप आप A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव या O नेगेटिव हो सकते हैं। तो आप चाहे अमेरिकन है जो एक चाइनीज़ को ब्लड दे रहा है, अगर O पॉजिटिव है तो आप ब्लड दे सकते हैं। वहाँ पे आपकी कल्चरल डिफरेंसेस, बिलीव्स मैटर नहीं करती हैं। नाउ डिफरेंसेस कहाँ से आने चालू होते हैं? तो डिफरेंस आते हैं हमारे जेनेटिक्स से, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर, कल्चर एंड सोशल फैक्टर, इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस, एपिजेनेटिक्स एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लाइक मर्द औरत एक जैसे नहीं सोचते, अलग अलग सोचते हैं, तो डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। हालांकि वापस रिपीट करूंगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एथनिसिटी, आपका टेम्परेचर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर सेम होता है, तो फिर हम इतने डिफर क्यों करते हैं? और कुछ इंसान हमारे लिए अभी भी अनटचेबल हैं, हम उनको छूना नहीं चाहते, वो छूने के बाद स्नान करना पड़ता है। तो हम डिफ़र करते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से। हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू कैसा बना है हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट के हिसाब से, सोशल नॉर्म्स क्या हैं, आप जिस सोसाइटी में है वहाँ क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नॉन एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल है, आपकी यहाँ मोरालिटी कैसे डिसाइड होती है, रिलेशनशिप्स के बारे में क्या ख्याल आते हैं, सोसाइटल रोल्स क्या हैं। उसके बाद अपब्रिंगिंग एंड फैमिली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पेरेंट ने क्या इन्फ्लुएंस किया? एक्चुअली पेरेंट्स अपने बिलीफ पास करते हैं अपने बच्चों को, तो पेरेंट्स हो गार्डियंस हो एक ही बात है, और ये हमारे वर्ल्ड व्यू के ऊपर में एक लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। सोचिए इसके बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद आता है कम्युनिटी एंड पीयर ग्रुप्स। आपकी पीयर्स कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आप कौन से रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन सिस्टम कैसी रही, ये भी आपकी वर्ल्ड व्यू और बिलीफ को गाइड कर सकती है। एजुकेशन नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये आपके ख्यालात को बदल सकता है। इसमें आपकी पर्सपेक्टिव, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर में बातें जाती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइफ इवेंट्स कुछ हुए हैं, बचपन में ट्रॉमा है, सक्सेस फेलियर्स देखे हैं आपने, कितना ट्रैवल किया है आपने, ये सब सिग्निफिकेंटली आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकता है। इंटरेक्शन विद अदर्स, तो आप कितने डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी आपके ओवरऑल बिलीफ सिस्टम को सेट करेगा। नाउ साइकोलॉजिकल नीड्स ऑल्सो, कई बार हमें नीड फॉर आइडेंटिटी, बिलोंगिंग होती है, तो हम गलत चीज़ों को देखते हुए भी कि हम अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली के अगेंस्ट में कैसे चले जाते हैं। कई बार हमारा कोपिंग मैकेनिज्म भी होता है कि हम फिट इन करने की कोशिश करते हैं। बाकी हिस्टोरिकल एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे मास माइग्रेशन, लाइक पाकिस्तान और भारत के बीच में विभाजन के दौरान हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा इंडिया का कॉलोनाइजेशन, तो बहुत लोग में बहुत सारा इम्पैक्ट रह गया। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो अपहीवल वायलेंसेस हुई, वो भी वर्ल्ड व्यू को डिसाइड करने में मदद करता है। बाद में और भी पॉलिटिकल आपके सिस्टम्स कैसे रहे हैं, क्या आप किसी डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं या अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर में रहते हैं, दैट विल ऑल्सो डिसाइड योर बिलीफ। एंड फिर मैं सोच रहा था कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन बिलीफ्स विच ह्यूमंस हैव। सबसे पहले आती है रिलीजन। तो रिलीजियस बिलीफ होते हैं हमारे, वो भी कंडीशनिंग है, बट वो फिर मोरल एंड एथिकल, मोरली और एथिकली क्या चीज़ें सही हैं, यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस के बारे में क्या बिलीफ है, पृथ्वी गोल है या सूरज के चारों तरफ घूमती है, एंड इसके ऊपर भी लोगों की जानी गई हैं। आपकी पॉलिटिकल बिलीफ्स क्या हैं, क्या आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं, सोशल एंड कल्चरल बिलीफ क्या है आपके, दूसरा साइंटिफिक बिलीफ क्या है, आप साइंस के बारे में क्या सोचते हैं, राइट। पॉलिटिशियंस अक्रॉस द ग्लोब आपको इन सब चीज़ों से अलग ले जाना चाहेंगे। वो एक जो यूनिटी है इंसानियत की, जो वाइटल पैरामीटर्स हैं कॉमन होते हैं, बट पॉलिटिशियंस का फ़ायदा होता है, खासकर जो पीपल पावर में रहना चाहते हैं, वो आपका अटेंशन रियल इशू जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, उससे हटा के
लोगों को ले जाने की कोशिश करते हैं नेशनलिज्म की तरफ, हेट रिलीजन की तरफ से। इसमें बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। कई सारी डेमोक्रेसीज जब ही ऑटोक्रेसी की तरफ जाती हैं, फेल हो जाती हैं। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल बांग्लादेश है। तो आप खाली बांग्लादेश को कॉन्टेक्स्ट में रख करके इसको सोच के देखें। ये जो पॉलिटिशियंस होंगे ये ऐसा डिविसिव एजेंडा क्यों लेके आते हैं? तो वो चाहते हैं कि वो मेंटेन रखें अपनी पावर को। इसके लिए वो कुछ इमोशनल अपील लाएंगे, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बताएंगे कि ये तो आसानी से हो सकता है। कई बार ये डिस्ट्रैक्शन भी होता है गवर्नमेंट के फेलियर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, दैट इज डिफ्लेक्टिंग अकाउंटेबिलिटी और क्रिएटिंग अ कॉमन एनिमी। इससे हमारे देश को खतरा है, ये बोलेंगे आपको। मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन देखी जाती है काफ़ी हद तक, पोलराइजेशन होती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जाती है। बांग्लादेश के एग्जाम्पल में ये सब फिट होता है, इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ। एक्सप्लॉइटिंग मीडिया एंड कम्युनिकेशन, तो चैनल्स के ऊपर में सेंसेशनल न्यूज चलेगी हमेशा। एक इको चैम्बर बनाया जाएगा, आप चाहे कोई भी चैनल चेंज कर रहे हैं, आपको एक ही टॉपिक के ऊपर बहस सुनने को मिलेगी। कई बार शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेंस के लिए वोटर की मोबिलाइजेशन, तो पोलराइजेशन कैसे करेंगे, वोट स्प्लिट कैसे करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर में ध्यान देते हैं। ये सब आपको डिवाइड करने के लिए, आपकी जो आप मतलब कौन, हम सबको डिवाइड करने के लिए, एंड सो दैट जो जनता है वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर में ना जाए और सुपरफिशियल इशू के ऊपर में चलती रहे। अगर आप बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बांग्लादेश ने डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की तरफ जाने का रास्ता कैसे किया, उसके साइंस कैसे आए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, जैसे सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, स्टेट्स की पावर कम हो जाएंगे, सेंटर में सारे पावर चले जाएंगे। वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, सो सुप्रीम कोर्ट, इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल एजेंसीज, उनका कमज़ोर होना, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कमज़ोर होना, ये देखा गया बांग्लादेश में। इरोजन ऑफ सिविल लिबर्टीज, दैट इज सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच, क्रैकडाउन ऑन डिसेंट, कॉमन है। जो ऑटोक्रेटिक होते हैं उनको अपने खिलाफ को आवाज़ सुनना पसंद नहीं होता। मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्शन, तो बांग्लादेश में इलेक्शन के ऊपर काफ़ी सवाल उठे कि रिग्ड है, शैम इलेक्शन है। सेकेंड पॉइंट वाज एलिमिनेशन ऑफ अपोजिशन, तो जो अपोजिशन के लोग हैं उनको जेल में डाल देना। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा, तो स्टेट कंट्रोल मीडिया, ये हो गया था बांग्लादेश में, मीडिया कंट्रोल थी स्टेट के द्वारा, और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बार बार चलाए जा रहे थे। दूसरा लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ जो है उसके बदले आर्बिट्रेरी जस्टिस होना, जो सरकार की रेजिम के खिलाफ है उनके अगेंस्ट में बहुत जल्दी स्विफ्टली न्याय ना होकर अन्याय हो जाना, उनके ऊपर बुलडोजर चल जाना। इरोजन ऑफ द लीगल प्रोसेस, और लीगल प्रोसेस में उनको मदद ना मिल पाना। कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, तो जहां भी आप देखिए बांग्लादेश में आपको बस एक ही शेख हसीना जी का चेहरा दिखता और लीडर वर्शिप होना चालू हो जाती है 10 साल 12 साल 15 साल में, और एक सिंबॉलिक कंट्रोल होता है। तो आप जहां भी जाएंगे आपको ऊपर से लीडर कहीं से देखता हुआ मिलेगा। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। मिलिटराइजेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, तो ऐसे जब भी ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज होती हैं तो बहुत ज़्यादा वो हैवी रिलायंस ऑन सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, और बहुत क्या यूज़ किया जाता है, रिप्रेसिव टैक्टिक्स। तो उस विचारधारा के खिलाफ जो भी आते हैं उनके खिलाफ दाव, साम, दाम, दंड भेद सब कुछ खुल जाते हैं। अंडरमाइनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोक्रेसी बनने के लिए, और वो देखेगी बांग्लादेश में तो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनजीओज कम्स एंड ऑल्सो ऑन द सिविल ग्रुप्स। रिडक्शन इन पब्लिक डिबेट स्पेस, असेंबली, लोगों को एक जगह जुट करके डेमोन्स्ट्रेट नहीं करने देना, जो कि उनका डेमोक्रेटिक अधिकार होता है, बट उसको गैरकानूनी बोला जाने लगता है। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक कंट्रोल, स्टेट का पूरी तरह इकोनॉमी पे कंट्रोल हो जाना, और सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम होना। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टेट के कंट्रोल में चली जाएं, और एक कॉमन जनता का जो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है इकोनॉमिक, और कंडीसिव इन्वायरमेंट ना हो पाना, देश के पैसे का ध्रुवीकरण होकर के एक दो चार फैमिलीज़ के बीच में जमा होकर रह जाना। वीक एंड नॉन एग्जिस्टेंशियल अकाउंटेबिलिटी, तो चाहे कुछ भी हो जाए, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखेगी वैसे गवर्नमेंट में, चाहे ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ भी हो जाए, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडरशिप। तो बांग्लादेश इन सब अलग अलग स्टेजेस से 10 साल 15 साल 10 साल में गुजरा, और तब जाके एक ऐसी स्थिति आई कि वहाँ पे स्टूडेंट्स ने स्टार्ट तो की थी कि हमारे नौकरी में रिजर्वेशन हटाओ, बट धीरे धीरे वो रॉट इन द सिस्टम इतना गंदा था दैट फोर्स्ड द सिटीजन्स टू कम ऑन स्ट्रीट, एंड कॉमन पीपल, फार्मर्स सब आ गए, और एक विनाशकारी जो रूल था उसका अंत हुआ है, और यूनुस जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी है। तो उसने एक ट्रिगर किया था सोच को कि हम सब कॉमन होते हुए भी अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से कितने अलग हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। उम्मीद है आपको कुछ फूड फॉर थॉट दे पाया हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और कीप योर क्रिटिकल थिंकिंग ऑन। बाय बाय, टेक केयर।